नमस्कार, 12 बजे 12 बड़ी खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। मैं अखंड राय और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल प्लेटफॉर्म आईबीसी 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश की 12 बड़ी खबरें हम इस वक्त आपको दिखाते हैं, लेकिन उससे पहले उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश के संभल से जो वहां पर स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है, जामा मस्जिद के सर्वे के बाद कल वहां पर पथराव देखने को मिला, पुलिस के ऊपर पथराव किया गया। जामा मस्जिद जो वहां पर है उसको स्थानीय कोर्ट ने सर्वे का आदेश दिया हुआ था, उसको लेकर वहां टीम पहुंची हुई थी, जिसके बाद लोगों ने वहां पथराव शुरू कर दिया। पुलिस का भारी बल वहां मौजूद है, 30 कंपनी वहां पर तैनात की गई है, आरएफ तैनात की गई है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से वहां पर पैनी नजर बनाई हुई है। डीजीपी इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, यहां तक कि आज इंटरनेट बंद कर दिए गए हैं और स्कूल भी 12वीं तक के बंद कर दिए गए हैं। हालात तनावपूर्ण बने हैं, कर्फ्यू जैसा माहौल है। ये माहौल उस वजह से है क्योंकि वहां पर जो जामा मस्जिद है उसके सर्वे को लेकर के बवाल है। जो वहां के लोग हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं और इसी के चलते उन्होंने कल वहां पर पथराव किया, जिससे जो गलियां थी वो पत्थरों और चप्पलों से पट गई थी। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे और दिखाएंगे कि वहां के हालात क्या बने हुए हैं। सबसे पहले पुलिस फोर्स के वो तस्वीरें दिखाते हैं जो जो लोगों को समझा रही हैं और जो लोग पथराव कर रहे हैं, किस तरह से पुलिस कर्मचारियों सुरक्षा कर्मियों पर पुलिस पथराव कर रही है। सावन जी से आग्रह करेंगे कि वो विजुअल्स चलाएं। शांत रहो, क्यों बदला कर रहे हो? कौन क्या कह रहा है? शांत रहो, शांत रहो, शांत। हम तुम्हें समझा रहे हैं, मत करो। शांत हो जाओ, शांत मत करो। बचो। गलत बात है, बिल्कुल गलत। एक सड़ो। अब इस पूरे मामले पर राजनीति भी तेज हो गई है। विपक्षी दल लगातार सरकार को घेर रहे हैं। आज संसद में राहुल गांधी ने बोला था कि राज्य सरकार पक्षपातपूर्ण व्यवहार कर रही है और वहीं अखिलेश यादव ने कहा था कि पूरी तरीके से सरकार का फेल्योर है, प्रशासन का फेल्योर है। वहीं इस पूरे मामले पे कंगना रनौत ने कुछ बोला है, उनके बयान को सुनाते हैं। सावन, उनके बयान को सुनाए। एक मस्जिद पे जो है सर्वे करने के लिए टीम जाती है, उस पर हमला हो जाता है, कि किस तरह से देखते हैं? ये बात किसी से छुपी नहीं है कि हमारे देश में सिर्फ संभल ही नहीं, ऐसे कई एरियाज हैं जहाँ पे हिंदू जा नहीं सकते और खासकर शाम के बाद जा नहीं सकते। उन एरिया में जो है अपने तरीके से जो है शारिया लॉ भी लगाने की कोशिशें हैं और रिफ्यूजीज को लाया जाता है और उनको नकली आधार कार्ड, वोटर आईडी, तो ये तो खैर किसी से छुपा नहीं है। लेकिन ये है कि आप मीडिया वालों का दायित्व बनता है कि इन चीजों को बाहर लाएं, देश को जागरूक करें। और वो जो हमारा एक मंत्रा है, एक है तो नेक है, बटेंगे तो कटेंगे, तो वो ये साक्षात हमें दिखता है कि हमें अपने ही देश में जो है एकजुट बन के रहना है। धन्यवाद। शरिया कानून की बात कर रही हैं कंगना रनौत, और आपको बता दें कि इस तरीके संवेदनशील मुद्दे पर जिस तरह से राजनीति गरमाई हुई है, राजनेता न सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं बल्कि माहौल को और तनावपूर्ण बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आपने देखा होगा आज भीम आर्मी चीफ जो है चंद्रशेखर आजाद, वो वहां जाने पर तुले हुए हैं। प्रशासन ने साफ तौर पर वहां पर 30 तारीख तक पाबंदी लगा दी, किसी भी बाहरी व्यक्ति की, अधिकारी की अनुमति के बगैर वहां कोई भी नहीं पहुंच सकता है। बीएनएस की धारा में उसके लिए कार्रवाई की बात की गई है। लेकिन जिस तरीके से राजनेता इस पूरे मामले पर राजनीति कर रहे हैं, माहौल को और तनावपूर्ण बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस मामले पर स्थानीय कोर्ट ने सर्वे का आदेश दिया है, तो कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हुए आगे चीजें बढ़ने देनी चाहिए। क्या कोई फैसला तो आया नहीं है, और फैसला आता भी है तो ये भी निर्धारित कोर्ट करेगा, हम और आप नहीं निर्धारित कर सकते हैं। लेकिन इस तरीके के माहौल में राजनीति करके और माहौल को तनावपूर्ण नहीं बनाने देना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से राजनेता माहौल को गरमा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं पूरे माहौल में कहीं ना कहीं राजनीति के लिहाज से एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का माहौल लगातार खराब हो रहा है। तो ऐसे में एक बड़ी बात है कि जो राजनेता है उसको इस सब मामलों में राजनीति नहीं करनी चाहिए, और अगर ऐसी राजनीति करेंगे तो कहीं ना कहीं माहौल तनावपूर्ण बना रहेगा और उत्तर प्रदेश में एक बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी, क्योंकि राजनेताओं के बयान कहीं ना कहीं लीड करते हैं। और आपने सुना भी होगा कि किस तरह से पुलिस प्रशासन वहां लोगों को समझा रहा है। वो कह रहा है कि राजनेताओं के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि वो तो अलग बैठे हुए हैं लेकिन आपको भड़का करके माहौल खराब कर रहे हैं। और इस पूरे मामले पर आप, सबसे बड़ी बात है, इस पूरे मामले में 4 लोगों की जान चली गई है, 20 के करीब जो सुरक्षा कर्मी है वो घायल हो गए हैं। तो क्या उन जो लोग इस पूरे माहौल में जो चले गए, क्या उन्हें वापस लाया जा सकता है? जो सुरक्षा कर्मी घायल हुए, क्या उनको जो चोट लगी है उनको नहीं बचाया जा सकता था? तो तमाम ऐसी बातें हैं जो कहीं ना कहीं सवाल खड़े करेंगी। लेकिन राजनेताओं के इस तरीके से इस संवेदनशील मुद्दे पर बयानबाजी करके पूरे माहौल को गर्म किया जा रहा है।
चलिए अपने सभी सहयोगियों के पास चलते हैं। आज की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए सभी एक एक करके हमारे साथ स्क्रीन पे जुड़ेंगे। सबसे पहले चलते हैं अवनीश अवस्थी के पास, कानपुर। कानपुर से आज कौन सी बड़ी खबर है अवनीश जी? अखंड, जैसा कि अभी आप संभल की खबर को हमारे दर्शकों को बता रहे थे, तो उसी से जुड़ी हुई खबर हम कानपुर से बताते हैं कि क्योंकि कानपुर में भी काफी इलाका है संवेदनशील, यहाँ पर कई सारे इलाके हैं, तो पुलिस, जब से संभल का ये मामला हुआ है, पुलिस लगातार उन संवेदनशील इलाकों में गश्त कर रही है और ये लोगों को समझा भी रही है कि किसी तरीके का कोई ऐसा कार्य यहाँ पर ना किया जाए जिस तरीके से जो संभल में हुआ है, इस तरह की घटना यहाँ पर हो। फिलहाल इसी के बीच एक दूसरी जो एक अच्छी खबर है, उसको भी हम आप अपने जो जो भी दर्शक है उनको बताएंगे कि एक कानपुर का एक लड़का है, रतनलाल नगर का रहने वाला शेखर बिजलानी, जो जिसने जो है नेपाल के माउंट मेरा पीक पर तिरंगा फहराया। और सबसे खुशी की बात यह है कि यूरोप के 40 सदस्यीय जो एक टीम वहां पर गई थी, उसमें भारत का एकमात्र जो है जो लड़का था वो कानपुर का था, वहां पर उत्तर प्रदेश का था, जो जाकर के उसने यूरोप में जाकर के झंडा फहरा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो है हमारे लिए भी एक गर्व की बात है। तो ये खबर जो है हमारे दर्शकों तक पहुंचे, इस वजह से जो है इस खबर को दिखाना हमारा कर्तव्य भी कहीं ना कहीं बनता है। जी खंड, बड़ी बात आपने बताई, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से संभल में माहौल खराब है, और उत्तर प्रदेश के जो मुखिया है, डी पुलिस के मुखिया, उन्होंने कहा है कि संवेदनशीलता सभी इलाकों में बरतनी चाहिए। क्या कुछ पुलिस फोर्स वहां पे तैनात की गई है इस पूरे मामले को देखते हुए? अखंड, क्योंकि ये कमिश्नरेट कानपुर को कर दिया गया था, तो पुलिस बल काफी मात्रा में यहाँ पर आप कह सकते हैं कि पुलिस बल मौजूद रहता है। जो भी थाने हैं या चौकी है, वहां पर 2 या 3 इंस्पेक्टर थानों में और चौकी पे 3 से 4 जो दरोगा और उसके साथ कई पुलिसकर्मी रहते हैं। तो क्योंकि यहाँ पर घनी आबादी है और घनी आबादी के चलते यहाँ पर जो थाने हैं वो ज्यादा भी है और पुलिस बल भी ठीक है, तो यहाँ पर फिलहाल जो पुलिस बल है वो लगातार गश्त कर रहा है। और उसका मेन उद्देश्य यही है कि जिस तरीके से संभल में इस तरीके की जो घटना हुई, इसमें 4 लोगों की मौत भी हो गई है, एक दर्दनाक हादसा भी कहा जा सकता है, वो इस कानपुर में ना दोहराया जा सके। क्या कहीं से कोई टुटपुट घटनाओं की भी कोई खबर आई कि अभी जो माहौल है एकदम शांत है, ये पूरा मामला केवल संभल तक ही सीमित है? देखिए, अभी यहाँ पर चुनाव हुआ था, चुनाव को लेकर के लगातार जो है यहाँ पर कहीं पर खुशी और कहीं गम का माहौल था। तो अभी फिलहाल इस तरीके का कोई चुटपुट घटना सुनने को नहीं आया, क्योंकि सभी लोग चुनाव के माहौल में भी रमे हुए हैं। अभी संभल के से जुड़ा हुआ कोई ऐसा मामला यहाँ पर नहीं हुआ जिससे कि संभल को उससे जोड़ा जा सके। अखंड, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अवनीश, इस तमाम जानकारी के लिए। चलते हैं अपने दूसरे सहयोगी के पास, ज्ञानेंद्र के पास चलते हैं, प्रतापगढ़। ज्ञानेंद्र, क्या बड़ी खबर है प्रतापगढ़ की आज? बिल्कुल अखंड, देखिए खबरें दो बड़ी हैं, लेकिन सबसे दर्दनाक खबर जो है प्रतापगढ़ नहीं, पूरे यूपी नहीं, पूरे इंडिया के लिए है। क्योंकि जगत गुरु कृपालू जी की बेटी का कल एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें तीनों बहनें साथ में थी, सिंगापुर जाने के लिए थी। नोएडा एक्सप्रेसवे पे एक्सीडेंट हुआ है, दनकौर कोतवाली क्षेत्र पड़ता है, वहां पे एक्सीडेंट, जिनमें डॉक्टर विशाखा त्रिपाठी की मौत हो गई है और कृष्णा त्रिपाठी और श्यामा त्रिपाठी की हालत काफी गंभीर बनी हुई है। और मनगढ़ धाम पड़ता है प्रतापगढ़ में, क्योंकि मूलतः जगत गुरु कृपालू महाराज यही प्रतापगढ़ के हंडौर क्षेत्र के रहने वाले भी है। उनका मूलतः ससुराल भी यहीं पे है और मूलतः घर भी यहीं पे है। और मनगढ़ धाम जो कि काफी फेमस है, प्रेमा मंदिर भी काफी फेमस है। फिलहाल कल से पूरे प्रतापगढ़ में शोक की लहर है। मनगढ़ धाम में रोने पीटने जैसा माहौल है, क्योंकि कल शाम 7 बजे तक जो है बंद कर दिया गया था। और फिर उसके बाद कल रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया भी वहां पे पहुंचे थे और उन्होंने जो है संवेदनाएं व्यक्त की। और आज वहां पे उस धाम को खोला गया है, लोग वहां आवागमन और जो अपने श्रद्धा अर्पित है उनको अर्पित कर रहे हैं। फिलहाल पार्थिव शरीर यहाँ तो नहीं आना है, लेकिन पूरा प्रतापगढ़ गमगीन है और खासतौर पे कुंडा क्षेत्र सबसे ज्यादा गमगीन है। और बात करें मनगढ़ धाम की, तो वहां की भी अध्यक्ष थी और उसके बाद प्रेमा मंदिर की भी अध्यक्ष थी। और इनका यूपी में ही नहीं ट्रस्ट था, यूपी से लेकर के कुंडा से लेकर के यूएसए तक इनका जो है ट्रस्ट था, काफी बड़ा ट्रस्ट था। और आपको बता दें विशाखा त्रिपाठी तकरीबन 5 अवार्ड ये पा चुकी हैं। अगर इसमें बात करें तो मदर टेरेसा जैसे, और आपका राजीव गांधी तक अवार्ड ये पा चुके हैं। तो काफी गमगीन माहौल है। और बात करें तो 28 तारीख को प्रेमा मंदिर जो है इनका पार्थिव शरीर पहुंचेगा और वहां पे अंतिम दर्शन कराए जाएंगे। फिर उसके बाद जो है इनका अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा।
लेकिन माहौल काफी गमगीन है। दूसरी बात करते हैं सावन जी से आग्रह है कि वो विजुअल्स जरूर जो चलाएं, जो कृपालु जी महाराज की बेटियों के जो एक्सीडेंट की जो तस्वीरें हैं उन विजुअल्स को आप चलाएं। पूरे देश में शोक की लहर है क्योंकि कृपालु जी महाराज के फॉलोअर्स पूरे देश में हैं, देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी हैं। और प्रेम मंदिर जो वृंदावन का है वो उन्हीं का लोकप्रिय मंदिर है। और ज्ञानेंद्र जैसा बता रहे हैं, देश और विदेश में भी शोक की लहर है क्योंकि कृपालु जी महाराज ज्ञानेंद्र न सिर्फ यहाँ पे भी लोकप्रिय थे बल्कि विदेश में भी लोकप्रिय थे। क्या कुछ और भी क्योंकि जो उनके जो फॉलोअर्स हैं उनको लेकर के बहुत उनके मन में दुख व्याप्त है, जैसा विजुअल्स में आप देख भी पा रहे हैं। बिल्कुल। देखिए अखंड, बात करें कल शाम से, जब कल सुबह से ही जब एक्सीडेंट की खबर आई तो लोग मनगढ़ धाम पहुंचने लगे, चाहे वो प्रतापगढ़ के ही क्यों ना हो, क्योंकि बगल ही प्रयागराज, रायबरेली, कौशाम्बी, जौनपुर, आसपास ऐसे कई जिले हैं। लोग वहां पहुंचना शुरू कर दिए। पुलिस के लिए एक थोड़ा सा मुसीबत सा बन गया था, लेकिन फिर अंदर से ही जो, क्योंकि विशाखा जी अगर नहीं रहते, उनके मैनेजर जो रहते हैं वो अनाउंसमेंट किए कि आज पूरा दिन मंदिर बंद रहेगा, शाम को कुछ ही लोग आ सकते हैं जिनको अलाउड किया जाएगा, कल मंदिर खुलेगा। और कल एक जगत कृपालु महाराज जी का जो है बड़ा सा हॉल है, उसी हॉल में जो है शोक सभा रखी जाएगी। आज वहां शोक सभा रखी गई है, लेकिन आपको बताएं तो मिनिमम लोगों को ही एंट्री दी जा रही। कल रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया जैसे ही ये खबर मिलते पहले वो जाने का प्रयास करते, वहां नहीं पहुंच पाते, तो फिर शाम को रघुराज प्रताप सिंह वहां पहुंचते हैं, शोक संवेदना व्यक्त करते हैं। और ऐसा बताया जा रहा है कि वो आज मथुरा के लिए भी रवाना हो सकते हैं और कृष्णा और श्यामा जी से मिलने के लिए भी हॉस्पिटल जा सकते हैं। लेकिन एक सबसे बड़ी बात यह है कि आज से 28 तारीख तक लगातार, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि 28 तारीख तक लगातार शोक संवेदना के लिए मनगढ़ धाम में जा सकते हैं, लेकिन भीड़ इकट्ठा पुलिस नहीं होने देना चाह रही है, क्योंकि वो चाहते हैं कि जो भी आए अकेले आए और अपनी शोक संवेदना व्यक्त करें। फिलहाल गमगीन माहौल है काफी प्रतापगढ़ में, खास तौर पर कुंडा क्षेत्र में, और मथुरा में तो होगा, लेकिन खास तौर पे अगर बात करें तो पूरे शहर में जो जगत गुरु कालू जी को मानते थे और फॉलोअर्स थे, वो काफी गमगीन है। बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए ज्ञानेंद्र आपका। अब चलते हैं इंद्रवीर के पास। इंद्रवीर, रायबरेली की कौन सी बड़ी खबर है आज की? अखंड, अगर बात करें रायबरेली की, तो रायबरेली में बीते 2 दिन में एक सबसे बड़ी घटना आई है सामने, और वो घटना ये है कि प्राइवेट हॉस्पिटल जो रायबरेली में ही नहीं, मुझे लगता है कि ओवरऑल लगभग हर जगह, और आए दिन प्राइवेट हो या फिर सरकारी हॉस्पिटल हो, जैसे अभी हमने झांसी कांड देखा, झांसी कांड के बाद ऐसी कुछ घटनाएं अब लगातार हो रही हैं। और रायबरेली जिले की बात करें तो जो झोला छाप डॉक्टर कह लें या प्राइवेट डॉक्टर, आज के टाइम पे एक डिग्री ले लेना और डिग्री लेने के बाद आप एक हॉस्पिटल खोल देना। हॉस्पिटल में डॉक्टर है नहीं है, लेकिन उनकी डिग्री टंगी हुई है, और वो डॉक्टर सरकारी डॉक्टर कुछ ऐसे हैं जिनका हम नाम नहीं ले सकते, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो सरकार की भी नौकरी कर रहे हैं और उसके बाद अपने प्राइवेट हॉस्पिटल उन्होंने खोल रखे। उसके साथ ही साथ वो कहीं ना कहीं किसी प्राइवेट अस्पताल में अटैच है और उनको कॉल जाता है, अगर इमरजेंसी कॉल आता है तो वो वहां जाते हैं। ऐसा ही एक मामला रायबरेली में अभी 2 दिन पहले बीते एक मामला हुआ है, जहां पे ये लगातार हो रहा है ये। लेकिन 2 दिन पहले की मैं घटना आपको बताऊं, हॉस्पिटल है जो है उसका यहाँ पे एक निजी हॉस्पिटल है, और उस हॉस्पिटल में लोग एडमिट होते हैं और आईसीयू बेड कम होते हैं ज्यादातर प्राइवेट के पास, लेकिन लोग यहाँ आईसीयू, एनआईसीयू हर चीज प्राइवेट हॉस्पिटल रखते हैं, और उनसे इतना ज्यादा चार्ज होता है कि शायद एक आदमी, आम आदमी तो अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन अगर चलिए ठीक है, आप हम कहीं ना कहीं से आदमी को बचाने के लिए, अपने परिवार वालों को बचाने के लिए हम अपना तन मन धन सब कुछ बेच करके उसके ऊपर लगा देते, चलिए इंसान बचा रहे। लेकिन अगर बात करें डॉक्टरों की, तो इनके अंदर वो नहीं है, हमें लगता है ह्यूमन होने के नाते, लेकिन ह्यूमन थिक नहीं रहती, बिकॉज इनको कितना हो पाए, कितना पैसा चूस ले। और हमने एक मूवी देखी थी, हम सबको याद होगा, लेटेस्ट 2, 3, 4 साल 5 साल पहले हो गया, एक मूवी आई थी, उसमें एक थोड़ा सा क्लिप दिखाया गया, मैं आपको थोड़ा सा उसका सारांश बताना चाहूंगा। मूवी थी गब्बर इज बैक, और उसमें दिखाया जाता है
एक स्टोरी है, कला काल्पनिक है वो, लेकिन वो काल्पनिक स्टोरी हो सकती है, लेकिन उसको अब लोग वास्तविक में यूज करने लगे हैं, कॉपीराइट करने लगे हैं। जैसे वहां पे क्या होता है ना कि बॉडी अंदर डेड बॉडी जाती है और उसका भी ट्रीटमेंट करता है, और फिर बाद में कितना सारा बिल हो गया, ये आप पे करिए तब अपनी डेड बॉडी लेट जाइए। तो वैसा ही यहाँ पे लोग अब करने लगे। अगर आपका मरीज पूर्णता, अगर वो स्वस्थ नहीं है, अस्वस्थ है और अस्वस्थ है, अब उस कंडीशन में है कि 110% वो अब सरवाइव नहीं कर पाएगा, लेकिन तब भी डॉक्टर उसको कहते हैं नहीं नहीं हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, और वो कंटिन्यू जिंदा रहेगा, बचा लेंगे। लेकिन एट लीस्ट उसको नहीं बताते कि आप रिफर कर रहे हैं, जब बताते हैं जब वो दम तोड़ देता है। ऐसा ही मामला रायबरेली के हॉस्पिटल का आया है अभी 2 दिन पहले, निजी हॉस्पिटल है, और उसमें पर्टिकुलर ये हुआ है कि वहां पे उन्होंने मरीज को नहीं बताया लास्ट टाइम तक कि वो डेथ हो चुका है, लेकिन जब परिवार वालों को कहा हम इसका रेफर बना रहे हैं, आप एम्स ले जाइए या केजीएमसी ले जाइए, जब परिवार वालों ने उस बॉडी को लेकर कहा कि एम्बुलेंस आ गई और लेके जा रहे थे, तब उन्होंने देखा कि उसके परिवार वाले तो वहां पे रहे ही नहीं अखंड। और ये बहुत बड़ी बात है, बिकॉज ये जो है हम इसमें कहीं ना कहीं से उनको रियलाइज नहीं करा सकते कि ये क्या है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी चीज ये आती है कि इसमें जो सीएमओ रायबरेली है, ऐसे ही बीते अभी परसदेपुर में कुछ दिन पहले एक मामला आया था जहां पे एक महिला का प्रसव के दौरान मौत हो गई और उसको लखनऊ लेके उसकी ब्लीडिंग नहीं रुक पाई। बहुत सारी ऐसे इश्यूज आते हैं जो प्राइवेट डॉक्टर अगर कहीं ना कहीं से अपनी मनमानी करते हैं। डिग्री तो होती है उनके पास, सब कुछ लीगल होता है, लेकिन वो लास्ट टाइम पे भी नहीं बताते कि आप अपने मरीज को ले जाइए, और ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती है तब वो सारा ठीकरा उठा करके जो है पेशेंट के ऊपर फोड़ देते हैं कि अरे हमने इनको 2 घंटे पहले। इंद्रवीर, इस पूरे मामले पर क्या सीएमओ ने कोई कार्रवाई की है प्राइवेट अस्पताल के पास? क्योंकि सरकार से तनख्वाह तो लेते हैं डॉक्टर, प्राइवेट अस्पताल में जाकर के इलाज करते हैं, लेकिन कई बार देखा गया है कि यही डॉक्टर जो प्राइवेट अस्पतालों में जाकर के लोगों के लिए लंबी वेटिंग लगाते हैं, उस सरकारी अस्पताल में मौजूद नहीं होते, पैसा सरकारी अस्पताल से लेते हैं और अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर रहे होते हैं। इस तरीके के तमाम दावे किए जाते हैं प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से, कि जो लोग भी ऐसे करेंगे उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ऐसा क्या है कि इतनी कार्रवाई की जो बातें होती हैं, दावे होती हैं, उसके बावजूद भी जो डॉक्टर्स हैं वो प्राइवेट प्रैक्टिस पे लगातार प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं? और जो इस तरीके के जो प्राइवेट अस्पताल है, अभी आपने सुना होगा कि जो सूबे के डिप्टी सीएम है वो कहते हैं कि प्राइवेट जो अस्पताल है उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ऐसे जब मामले आते हैं तो क्या होता है? क्या एक्शन के नाम पे जीरो, कोई बात नहीं? देखिए अगर जीरो टॉलरेंस की सरकार बात करती है, मंत्री बात करते हैं, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक बात करते हैं, लेकिन मैंने कई बार कहा है क्या वो उनके अधिकारी जो उच्च स्तर पे बैठे हुए, जो उनकी कलम से हो सकता है, क्या वो उसको करते हैं? नहीं। बिकॉज उसका एक रीजन ये है अखंड कि हम जब उस समय पे जाते हैं ना, तो इससे पहले सीएमओ रायबरेली वीरेंद्र जो थे, उनका जब कई मामलों में, कई अस्पतालों में ऐसी घटनाएं हुई तो उनको देखते 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 तो उनका स्थानांतरण कर दिया गया, उनको यहाँ से ट्रांसफर कर दिया गया। खैर अब नए सीएमओ आते हैं और नए सीएमओ सीएससी पे ज्यादा, जो प्राइवेट छोड़कर गवर्नमेंट जो है उन पे ज्यादा वो खुद निरीक्षण भी कर रहे हैं, उनकी कार्यशैली में बहुत ज्यादा सुधार है। और लेकिन प्राइवेट पे भी उनको अपना चाबुक चलाना पड़ेगा। अगर यही हाल रहेगा तो आए दिन कुछ ना कुछ ये घटनाएं और आए दिन होती रहेंगी, और ये घटनाएं आज छोटी हो रही है, आने वाले समय में झांसी कांड भी हो सकता है या कुछ ऐसा भी हो सकता है जिससे शायद जिले का नाम भी बदनाम हो सकता है। लेकिन सीएमओ को मेरा सिर्फ इतना ही अपने चैनल के माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि सीएमओ साहब इस पे भी चाबुक चलाने का काम करें, बिकॉज ये सारी चीजें एक गरीब तबके का आदमी जिसके पास एक एक रुपए शायद कर्ज लेने के बाद भी एडजस्ट नहीं हो पाता, उसके बाद वो अपनी सर्वाइवल को सर्वाइव करने के लिए कहां से पैसे लाता है वो एक अलग विषय। लेकिन शायद इनको थोड़ा सा सोचना चाहिए जो प्राइवेट हॉस्पिटल वाले हैं, अन्यथा ये आवाज हमेशा ऐसी उठती रहेगी। जी अखर, नजर बनाए रखिएगा इंद्रवीन, अधिकारी जो ट्रांसफर करना जो काम करना चाहते हैं उनका ट्रांसफर हो जाता है। शायद यही कारण है कि इन प्राइवेट अस्पताल के जो संचालक होता है उनका मनोबल बढ़ा रहता है और वो जानते हैं कि हमारा कुछ होगा नहीं, और शायद इसी वजह से वो इस तरीके के रवैये अपनाए हुए। बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। अब चलते हैं आदर्श के पास। आदर्श, हरदोई से कौन सी बड़ी खबर है आज की? अखंड जी, आज हम आपको बताना चाहेंगे, हम हरदोई से 20 किलोमीटर दूर कनेटा गांव में खड़े हैं, और ये गांव, यहाँ की जो पीडब्ल्यूडी की सड़कें, ये सड़क है जो मदारा तक जाती है, और पीडब्ल्यूडी विभाग में करीब लाखों ने करोड़ों का घोटाला हुआ है। जो भी सड़कें बनाई गई हैं वो लगभग उखड़ चुकी हैं, और उसके आज हम जिस रोड पर खड़े हैं ये सड़क जो है पूरी टूटे टूटे गड्ढे बने हुए हैं, और ये गड्ढे में कई बार ऑटो पलट चुके हैं और यहाँ पर हादसे हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पर अभी विभाग नजरअंदाज कर रहा है। लगता है किसी अनहोनी की तरफ वो इशारा कर रहा है।
आपने भी खबर दिखाई थी, कितने अधिकारी सस्पेंड हुए कि नहीं हुए कुछ? अभी सस्पेंड नहीं, उनकी जांच बढ़ गई, लेकिन 7 अधिकारियों की सस्पेंड होने की संभावना है। जांच बैठ गई है, सस्पेंड होंगे कि केवल जांच ही चलती रहेगी? ऐसी जांच बताते हैं कि पतली सी रोड बना दे रहे हैं। अरे किस प्रकार का आपका निरीक्षण है? आप किस तरह के अधिकारी हो तो अधिकार का तो कम से कम प्रयोग करो। जो इस तरीके के लोग काम करते हैं, वो भी रोड इतनी, आप कितने लोगों की जान चली जाती है खराब रोड की वजह से। लेकिन अगर अधिकारी इस तरीके से अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होकर के काम करेंगे, जिम्मेदारी युक्त होकर के काम नहीं करेंगे, तो लोगों की जान पर बन के आएगी ही आएगी। लेकिन इन लोगों के खिलाफ जांच होना नहीं चाहिए, इनके खिलाफ कठोर एक्शन लेने चाहिए। अगर कठोर एक्शन लेंगे तभी एक मैसेज जाएगा और लोग डरेंगे। अगर केवल जांच होगी, जांच में इनको क्लीन चिट मिल जाएगी या वर्षों तक वो जांच चलती रहेगी, तो कोई कुछ होगा नहीं। और लगातार इस तरीके की बातें सामने आती रहती हैं। क्या आपने किसी अधिकारी से वहां पर बात की जिनके ऊपर ये जांच का पूरा जिम्मा है, या फिर लखनऊ में ही लोग बैठ करके इसकी मॉनिटरिंग करेंगे? नहीं अखंड जी, अभी इसकी तो मेरी कोई बात नहीं हुई, लेकिन हाँ लखनऊ से इनकी जांच जरूर बैठी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आदर्श, इस तमाम जानकारी के लिए। चलते अपने दूसरे सहयोगी के पास। सबसे बड़ी बात है कि इस तरीके से लोग रोड बनाते हैं, अधिकारियों की मिली भगत की बात भी होती है, और ये कहा जाता है कि बिना अधिकारी की मिली भगत से इस तरीके काम नहीं हो सकते। लेकिन क्या करें, जब शासन प्रशासन साथ में है, अधिकारी का पूरा अपना जलवा जलाल कायम है, तो इस तरीके कार्य होते रहेंगे। चलते हैं अपने सहयोगी अपूर्व के पास। अपूर्व जी, आज की कौन सी बड़ी खबर है अयोध्या से? देखिए अखंड, सर्दी का दिन आ गया है और रामलला अपने भव्य में महल में विराजमान तो ही हैं। तो सर्दी को देखते हुए, क्योंकि बालक रूप में विराजमान है, तो अब उनके खान पीन की जो व्यवस्था थी, जो उनको दही का भोग लगता था, या स्नान के समय दही का जो है पंचामृत जो बनाया जाता था, अब उसमें सारे परिवर्तित कर दिया गया। अब गर्म शॉल, गर्म कपड़े जो है उनको पहनाए जाने लगे हैं। यानी कि अब जब बालक रूप में भगवान रामलला वहां गर्भगृह में अपने विराजमान है, तो उनको एक बच्चे की तरीके पुजारी सेवा कर रहे हैं। क्योंकि ठंडक का समय आ गया है, जिस प्रकार एक माँ अपने नन्हे से बालक का ध्यान रखती है कि जिस तरीके से उसको ठंड न लगे, सर्दी से बचे, उसी प्रकार पुजारी कहीं ना कहीं रामलला का पूरा ध्यान रख रहे हैं, उनको गर्म शाल उड़ाया जा रहा है। और दूसरी बड़ी खबर आज सुबह की है कि आज प्रयागराज हाईवे पर एक परिवार जो है अयोध्या दर्शन के लिए आ रहा था, तो अचानक खड़ी ट्रक में कार जो है कार से भिड़ंत हो गई। लेकिन ड्राइवर की तुरंत मौके पर ही मौत हो गई, लेकिन परिवार के 3 लोग जिला अस्पताल में भर्ती हैं। ये बड़ी ही दुखद घटना है जो आज सुबह ही हुई है। और तीसरी बड़ी जो खबर है, वो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या के दौरे पर है। अयोध्या के मिल्कीपुर क्षेत्र में एक उद्योगपति हैं, उनके वैवाहिक मंगलिक कार्यक्रम यानी कि पर्सनल कार से वो अयोध्या आ रहे हैं, और अयोध्या में लगभग 3:30 बजे आएंगे और वर वधू को आशीर्वाद देंगे और पुनः लखनऊ के लिए रवाना होंगे। आदर्श, अपूर्व, एक आपसे बात जानना चाहेंगे कि 9 सीटों के नतीजे आ गए हैं, 1 सीट मिल्कीपुर बची हुई है। 1 सीट पर चुनाव होगा ही होगा। 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने दावा ठोका था कि 9 में 9 हमारी आएंगी। बीजेपी ने भी दावा ठोका था 9 में 9 हमारी आएंगी। बात लेकिन बीजेपी का पलड़ा भारी है, 9 में 7 लेके आए और समाजवादी पार्टी को केवल 2 पे ही संतोष करना पड़ा। लेकिन एक सबसे बड़ी बात है, मिल्कीपुर पर अभी चुनाव बाकी है। बड़ा ही दिलचस्प होगा ये चुनाव, जब क्योंकि होगा, यहाँ पर भी दाव और साख सूबे के मुख्यमंत्री की लगी है। क्या जो ये 7 सीटों या 9 सीटों का जो रिजल्ट आया, उस पर अवधेश प्रसाद जी का कोई बयान नहीं आया? क्योंकि बड़े बड़े दावे तो वो भी बहुत कर रहे थे रिजल्ट से पहले। देखिए अखंड, हम जो यहाँ के मौजूदा सांसद हैं उनसे कई बार हम मिलना चाहे। हालांकि जब चुनाव नहीं हुआ था, चुनाव के पहले उनके दावे बहुत मजबूत थे। विगत बस चुनाव जिस दिन मतगणना थी, मतगणना के ठीक 2 दिन पहले उन्होंने प्रेस वार्ता की थी, और प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जो चुनाव के दौरान जो बीजेपी ने नंगा नाच किया था, वो नंगा नाच कितना असर दिखता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन 9 के 9 सीट हम जीते हैं। लेकिन अब जब मतगणना हो गया, रिजल्ट निकल आया, 7 सीट बीजेपी के पक्ष में आ गई और 2 सीट सपा के पक्ष में आया। उसके बाद जो सपा सांसद हैं उनका कोई भी बयान अभी तक नहीं आया है। और हालांकि मैं कई बार उनसे मिलने की भी कोशिश किया, लेकिन अभी तक उनसे मुलाकात नहीं हो पाई है। जैसे ही मुलाकात होती है तो उनके बयान क्या होते हैं, ये सबसे बड़ी बात होगी, और ये बाद में तो हम दिखाएंगे ही। सही कह रहे हैं अपूर्व, बयान आएंगे, दावे हुए थे, उन दावों में कोई सच्चाई दिखी नहीं, और शायद यही कारण है कि अब जाए तो मीडिया के पास
कैसे जाए, क्या अपना मुंह लेकर के जाए। सबसे बड़ी बात है कि जो नेता होते हैं दावे बहुत बड़े बड़े करते हैं। आप एक चीज देखो, क्या जब जीत होती है तो आपकी जीत हुई, हार गए तो प्रशासन ने हरा दिया। इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी ने कानपुर में जीत दर्ज की और वहां पर बहुत कांटे की टक्कर थी, लेकिन वहां पे समाजवादी पार्टी कैंडिडेट जीत गए, करहल में भी जीत गए। अगर सच में लड़ाई थी और लड़ाई लड़ रहे थे, ऐसा नहीं कि लड़ रहे हैं, लेकिन क्या बार बार यही कहते हो कि जो वोट हमको मिल रहा है वो हमारा वोट है, और जो विपक्ष, जैसे मान लीजिए जो सत्ताधारी दल को मिल रहा है तो वो प्रशासन का वोट है। वोट सबका होता है, जनता का अधिकार है, और जनता का अधिकार है वो अपने वोट से किसको जिताएगी किसको हराएगी ये वो तय करेगी। लेकिन जनता के जो ये हमदर्द बन करके, ये दावेदार बन करके खुद ही दावा ठोक देते हैं कि हमारी वजह से हमारे वोटों को प्रशासन नहीं पढ़ने दे रहा है। लेकिन इस तरीके की बातों को जनता ने नकार दिया और एक बार फिर से कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि जनता पर विश्वास करो, अननेसेसरी की कोई बात मत करो। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल। अपूर्व बताएं। बिल्कुल अखंड, देखिए अभी विगत लोकसभा चुनाव हुए तो पहले आरोप लगाए जाते थे सत्ताधार पे कि जो है ईवीएम हैक कर लिया गया, ऐसे कई प्रकार के, लेकिन मुझे नहीं लगता कि चुनाव आयोग चुनाव कराने में कहीं किसी प्रकार की त्रुटि रखता है, क्योंकि मैं कई चुनाव कवरेज कर चुका हूं कि मुझे नहीं लगता कि कहीं, अगर मेरे अपने विचार हैं ये, कि मुझे नहीं लगता कि चुनाव आयोग की तरफ से कोई ढील चुनाव को लेकर दी जाती है। पूरी सतर्कता से प्रशासन की निगरानी में पूरा चुनाव कराया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। 12 बजे 12 बड़ी खबरों में हम आज के लिए बस इतना ही। कल फिर से हम आपके पास हाजिर होंगे और बड़ी खबरें आपके पास लेकर के आएंगे, जो ना सिर्फ जनता के हित की हैं बल्कि जनता से जुड़ी हुई हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।